हेलो दोस्तों। कक्षा 6 इतिहास एनसीईआरटी अध्याय 3 में आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोग अध्याय 2 पढ़े थे, जिसमें अलग अलग समय का काल विभाजन जो था वो अलग अलग नामों से हुआ था। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। इस अध्याय का नाम क्या है? भोजन संग्रह से उत्पादन तक। यानी कि जो आज हम भोजन करते हैं उसका शुरुआत कैसी हुई, उसकी शुरुआत कैसे हो रही है, और शुरू में कैसे भोजन का संग्रह शुरू हुआ और धीरे-धीरे उत्पादन की प्रक्रिया तेज़ हुई। ये सारी चीज़ें आज हम इसमें इस चैप्टर में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं, खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे होती है। जैसा कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा था कि दुनिया में जो है जलवायु बदलती रही। जलवायु के बदलने से लोग जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर शुरू में परिवर्तित होते रहे। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में उन्हें नई प्रकार की वनस्पति, नए प्रकार के जीव और कई चीज़ें नई इस्तेमाल करने को मिली। और थोड़े समय के बाद उन लोगों ने देखा, कुछ वनस्पतियों को देखा जो कि खाने योग्य थी, जो खाने के बाद उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। तो वो उन चीज़ों का संग्रह करने लगे। वो चीज़ें जो हैं वो फसल के रूप में संग्रह करने लगे। और थोड़े दिन के बाद जब उन्होंने उस चीज़ों को देखा तो उसमें कोई भी फसल, उसका जो बीज था वो टूट करके वहीं पर गिर जाता था और धीरे-धीरे वो अंकुरण में आकर के पौधा बन जाता था। यह प्रक्रिया जो है शुरुआत के लोगों को काफ़ी आकर्षित किया और वो लोग भोजन के संग्रह को करना शुरू कर दिए और धीरे-धीरे वे लोग कृषक बन गए। और फसलों की शुरुआत, फसलों का संग्रह करने के साथ-साथ पशुपालन, पशुपालन में खास करके ऐसे जीव जिनसे कृषि कार्य करने में आसानी होती थी, उनका भी वो लोग पालन करने लगे। इसी तरह धीरे-धीरे जानवरों की अगर हम बात करें तो भेड़, बकरी, गाय, सूअर आदि कई जानवर जो है वो लोग उनको पालने का प्रयास करने लगे। पहला उद्देश्य था उनसे दूध निकालना, दूसरा उद्देश्य अगर वो ना दूध दे सकें या फिर जो भी समस्या हो तो उनका मांस का इस्तेमाल करना। धीरे-धीरे वे पशुपालक बन गए और यह प्रक्रिया काफ़ी दिनों तक चलती रही। बचने की प्रक्रिया जो है वो लगभग धीरे-धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रक्रिया जो है 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। अब हम बात करेंगे एक नवीन जीवन शैली। लोगों में एक नवीन जीवन शैली की ओर आकर्षण कैसे बढ़ा? तो जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। तो बीज बोने से लेकर के फसल के पकने तक, फसल के कटने तक, वो सारी चीज़ें करने तक वो लोग एक जगह पर स्थिर हो गए। ऐसे में उनका स्थिर होना समाज के निर्माण की एक शुरुआत थी, एक उत्पत्ति थी। क्या करते थे वो रह कर के वहाँ पर? पौधे जहाँ पर बीज बोने हैं, वहाँ के खरपतवारों की सफाई करते थे। पौधे जो बोते थे उनकी सिंचाई के लिए व्यवस्था करते थे। चिड़ियों से उनकी सुरक्षा के लिए काम करते थे और जो अनाज होता था, उस अनाज को सँभाल करके उसका उपयोग करते थे। तो ये जो चीज़ें थी, एक प्रकार का जो डिसिप्लिन है, उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेके आता है। अब अनाज होने लगे, तो अनाज को रखने के लिए कुछ पात्र की ज़रूरत पड़ने लगी। वो पात्र उन लोगों ने कुछ बनाना शुरू किया। कुछ पात्र मिट्टी के बनाए, कुछ पात्र जो है लकड़ी, पेड़-पौधे, पत्तियाँ आदि चीज़ों से बनाना शुरू किया। तो शुरू में आप देखेंगे कि बड़े-बड़े बर्तन बनाए गए, टोकरी बनाई गई, ठीक है? कुछ लोग दोनों नहीं बना पाते थे, तो वो ज़मीन में गड्ढा खोद करके अपने फसल को, अपने अन्न को वो लोग ज़मीन में गाड़ कर रखते थे। अब जो है जानवर चलते-फिरते खाद्य भंडार थे। मान लीजिए जो उनकी फसलें थी वो पर्याप्त नहीं हो पा रही हैं क्योंकि उतना उत्पादन तो होता नहीं था। तो कुछ जो है वो फसल से अपना पेट भरते थे और कुछ जो कमी पड़ती थी वो जानवरों से दूध, घी या फिर मांस उसका सेवन करके
अपने आप को पोषण करते थे, अपना सुरक्षा करते थे। तो धीरे-धीरे ये जो पशुपालन और भंडारण या फसलों के भंडारण का एक सिलसिला था, वो धीरे-धीरे आगे बढ़ा। आरंभिक कृषक और पशुपालक के बारे में। आरंभिक कृषक जो थे, वो पशुपालक थे। शुरुआत से ही हम लोग इस बात को लेकर के चल रहे हैं। वैज्ञानिकों की दृष्टि ने भी इस चीज़ को संतुष्ट हुए हैं। वैज्ञानिक भी इस बात को लेकर के मानते हैं। उदाहरण के लिए कई हड्डियों के नमूने मिले हैं, जिसमें जले हुए अनाज के अवशेष मिले हैं, ठीक है? और पशुपालनों की बात करें तो उसमें कई चीज़ें जो हैं, पशुओं की चीज़ें, हड्डी और भी चीज़ें मिली हुई हैं। आप एक ये चार्ट दे सकते हैं जिसमें अनाज और हड्डी और मिलने वाले स्थल की बात की गई है। जैसे एक तरफ है गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, ये सारी चीज़ें जो है वो मेहरगढ़ जहाँ है आधुनिक पाकिस्तान में है, तो वहाँ पर ये चीज़ें मिली हैं पुरातत्वविदों को। चावल, जानवरों की हड्डी के टुकड़े, ये सारी चीज़ें जो मिली हैं वो कोहिलडवा में मिली हैं। ये कहाँ पर है? ये आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। चावल और मवेशी, ये महागढ़ा उत्तर प्रदेश में मिला है, ठीक है? गेहूँ और दलहन, ये गुफ्रक्रॉल आधुनिक कश्मीर जो कि है, वहाँ पर ये चीज़ें मिली हैं। गेहूँ हो गया, दलहन हो गया, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, ये बुरजहोम में मिली हैं। बुरजहोम कहाँ है? ये भी आधुनिक कश्मीर में है। गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, ये कहाँ मिला है? ये चिरांद में मिला है। चिरांद में बिहार है। कहाँ है ये? बिहार में है। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर, ये सब कहाँ मिले हैं? हल्लूर में। तो आंध्र प्रदेश में है हल्लूर। आपको ये नाम पता होने चाहिए। काला चना, ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़, सूअर, ये जो चीज़ें हैं, ये पय्यमपल्ली में मिली हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो ये सारी चीज़ें, खासकर ये पूरा स्थल के नाम, मिलने वाली चीज़ें में लगभग सारी चीज़ें सेम है। लगभग गेहूँ, चना, ज्वार, चावल, मवेशी, मतलब अन्न भंडारण और कुछ जानवर, ये 2 चीज़ें कॉमन है। आप अलग-अलग जगहों पर इसका नाम देख सकते हैं कि कहाँ पर कौन-सी किसकी लोकेशन है। अब बात करते हैं अस्थायी जीवन की ओर। अस्थायी जीवन की ओर बढ़ने का कारण फसल ही है। फसल की सुरक्षा के लिए लोग कई कई महीनों तक एक जगह पर रहते थे, एक जगह पर संग्रहित होते थे। तो वहाँ रहने के लिए उन्होंने झोपड़ी या घरों का निर्माण करना शुरू कर दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि बुर्जहोम जो कि वर्तमान कश्मीर में है, वहाँ पर लोग जो है वो ज़मीन के अंदर गड्ढा बनाकर रहते थे, ठीक है? और मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाने की व्यवस्था थी। मौसम अगर अच्छा है तो बाहर बना लिया, अगर बारिश हो रही है या फिर और भी जो समस्याएं हैं तो घर के अंदर खाना बना लिया। और यही नहीं, पत्थर के औजार भी मिलते हैं। जब भी खाना बनाने की बात आती है, जब भी चोरी चीज़ें की बात आती है, तो हम पत्थर के औजारों की बात करते हैं। तो पत्थर के औजारों का प्रयोग क्या था, वो हम आगे देखेंगे। पत्थर के औजारों का प्रयोग पहला तो फसल फसल से संबंधित था, दूसरा जानवरों का शिकार करने से संबंधित था। कई औजारों में उसकी धार बहुत पैनी थी, उस पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी और कई तरह से उपयोग किया जाता था पत्थरों का। और क्या चीज़ें मिली हैं? वहाँ पर ओखली, मूसल, ये सारी चीज़ें मिली हैं। इन सब का प्रयोग अनाज, वनस्पति और अन्य चीज़ों को पीसने के लिए, काटने के लिए इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। तो आप इन कुछ पत्थरों को देख सकते हैं। ये नवपाषाण काल के मिले हुए पत्थर हैं और कुछ इसी तरह से बर्तन भी मिले हुए हैं जो कि मिट्टी के हैं। आप इन बर्तनों को देख सकते हैं। ये इसमें कुछ रखा होगा जो भी है। सब लोग जो है रहने की व्यवस्था जब थोड़ा-थोड़ा सेट हुई, लोगों ने जो है वो कुछ पहनने की भी सोची, क्योंकि शुरुआत में लोगों के पास पहनने के लिए कुछ नहीं था, सब वैसे घूमते थे। तो अब धीरे-धीरे लोग जो है वो कपड़ा बुनने लगे। कपड़ा कैसे बुनते थे? जो पेड़ों की छाल थी और जो चीज़ें थी उनको मिला करके कपास उत्पादन करने लगे, तो उससे क्या हुआ, धागे बनाए जाने लगे। तो धीरे-धीरे कपड़े का चलन जो है वो शुरू हुआ है। अब खाने की चीज़ें हो गई, रहने की जगह हो गई और कपड़े की व्यवस्था हो गई। अब बात करते हैं थोड़ा-सा रीति-रिवाज। जब ये सारी चीज़ें हो गई तो पुरातत्वविदों को
लगा कि यहाँ का रीति रिवाज कैसा था उसको समझने का प्रयास किया जाए। तो ज़्यादातर लोग जो है वो कृषि से संबंधित कार्य करते थे, पशुपालन से संबंधित काम करते थे। तो जिन्हें उस समय जनजाति जैसा कुछ कहते थे, क्योंकि आज भी जो जनजाति के लोग हैं लगभग इन्हीं दोनों चीज़ों पर निर्भर हैं। तो जनजाति क्या है? जनजाति क्या करती है? जनजाति के लोग जो है छोटी-छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है? समूह में मिलकर रहते हैं ये लोग। करते क्या हैं? शिकार करते हैं, भोजन संग्रह करते हैं, खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, मछली पकड़ते हैं और ये सारा काम जो है महिलाएँ, पुरुष सभी मिल कर के करते हैं, बच्चे। तो ये सारे लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं और यही काम के साथ-साथ ये लोग बर्तन बनाना, टोकरी बुनना, औजार, झोपड़ी का निर्माण करना, घरों की सजावट और मनोरंजन के लिए नाच, गाना, ये सारी चीज़ें भी ये लोग इनकी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, मनोरंजन की दृष्टि से भी। और इस समय जो था, पुरातत्वविदों ने अनुभव किया कि जो अनुभवी व्यक्ति होता है, उस पूरी समूह में, उस पूरी टोली में उसे नेता मान लिया जाता है, ठीक है? वो पुरोहित हो सकता है, योद्धा हो सकता है, कोई भी हो सकता है और उसे सभी लोग सम्मान देते हैं। इनकी अलग भाषाएँ थी, संगीत था, कहानियाँ थी, चित्रकारी थी, अपने-अपने देवी-देवता थे। तो कुल मिलाकर के वह सारी चीज़ें जो आज के समाज में उपलब्ध हैं, वो इनकी उसकी शुरुआत वो कहीं न कहीं यहाँ से ही होती है। अब हम इसमें दिया है थोड़ा-सा एक आध 2 पॉइंट पे सूक्ष्म निरीक्षण की बात करें, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। वहाँ की एक जो है छोटी-सी अ, बात बताना चाहता है इसमें जो भी है राइटर। तो वहाँ का जीवन और मृत्यु का जो एक ढाँचा है वो कैसे काम करता था, वो इसमें थोड़ा-सा वर्णन किया गया है। जो भी लोगों की मृत्यु होती थी उस समय, पुरुष हो, स्त्री हो, वो सभी लोगों के साथ जो है वो मवेशियों को दफनाया जाता था। क्योंकि जब भी खुदाई हुई तो जहाँ पर लाशें दफनाई जाती थी उनके बगल में ही किसी न किसी मवेशी में मतलब जानवर जैसे बकरी हो गया, भेड़ हो गया, इन जानवरों के हड्डियाँ मिली हैं। तो ये माना जाता है कि जिसको भी दफनाया जाता था उसके साथ एक जानवर कम से कम दफनाया जाता था, ताकि ऐसी मान्यता थी कि उनके साथ वो रहेगा और उनका उनका पालन पोषण करेगा। ऐसे में मेहरगढ़ की जो घरों के अवशेष मिले हैं वो आयताकार हैं, चौकोर हैं। उसमें से कई ज़्यादा कमरे हैं, कुछ में 4 कमरे हैं, कुछ में उससे ज़्यादा कमरे हैं। तो उसमें कुछ भंडारण के काम आते थे, कुछ मवेशियों को पालने में काम आते थे, कुछ अलग-अलग प्रकार से, अलग-अलग वजह से काम में लाते थे। अब यहाँ एक कब्र दिखाया गया है, मेहरगढ़ की एक कब्र है, उसमें एक बकरी का कंकाल है। आप ये इसमें देख सकते हैं कि एक आदमी लेटा हुआ है और साथ में एक बकरी, सॉरी एक नहीं 2 बकरी है, जिसमें 1-2 बकरी भी लेटी हुई है और एक घर का चित्र है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इनकी मान्यता थी कि जो व्यक्ति मर गया है उसको परलोक में खाने के लिए एक बकरी जो है दफनाया जाना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें उस समय मान्यता थी। अगला जो सूक्ष्म बिंदु है वो दार्जिलिंग हेडिंग की बात है। ये कहाँ की बात है? पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाला एक रास्ता है, जो कि ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी से होकर के जाता है। वहाँ पर खरल, मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिलते हैं। तो जैसा कि हमने अध्याय में देखा कि जो लोग थे उनके पास ओखल भी होते थे, मुसल भी होते थे। तो वो सारी चीज़ों का वो व्यापार भी करते थे। तो वे चीज़ें कहाँ मिलती हैं ज़्यादा? तो ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी है जो कि म्यांमार की ओर जाती है, वहाँ मिलती थी। तो वहाँ से ये लोग आयात निर्यात भी करते थे। तो इस चैप्टर में यही सारी चीज़ें दिखाई गई हैं कि भोजन का संग्रह कैसे हुआ और धीरे-धीरे लोग कैसे कृषक बन गए और समाज को एक्सेप्ट कर लिया। अगला जो चैप्टर है वो आरंभिक नगर। आरंभिक नगर में शुरुआत की कहानी है हड़प्पा की। हड़प्पा की कहानी क्या है? लगभग 150 साल पहले तक, लगभग 150 साल पहले पंजाब में, 150 साल पहले हमारे यहाँ ब्रिटिश सरकार का शासन था।
तो उस समय पंजाब में जो है वो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो रेलवे लाइन जहाँ बिछाई जा रही थी, वहाँ जब खुदाई हुई तो कुछ ईंटें पत्थरें मिलने लगी। तो वहाँ के इंजीनियरों को लगा कि ये तो अच्छा हो गया, तो उन लोगों ने उस ईंटों का प्रयोग जो है वो रेलवे लाइन और आदि दूसरे इस्तेमाल में करना शुरू कर दिया गया। बाद में 80 साल पहले कुछ पुरातत्वविदों ने जब ढूंढा, तब पता चला कि वहाँ पर सबसे पुराना शहर रहा, जिसे हम क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता। वहाँ एक पूरी सभ्यता रही बहुत साल पहले, जो कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाती है। इसकी पुष्टि कैसे हुई? जब वहाँ पर खुदाई हुई तो बहुत सारी इमारतें मिली, बहुत सारी चीज़ें मिली, और ये शोध के अनुसार पता चला कि वो शहर लगभग 4700 साल पहले बसा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चली। ये नगर जो मिले वो आज के कुछ पाकिस्तान के पंजाब में, सिंध प्रांत में, कुछ भारत के गुजरात में, कुछ राजस्थान में, कुछ हरियाणा में और कुछ पंजाब प्रांतों में ये सारी चीज़ें मिली। इनमें मिलने वाली चीज़ों में मिट्टी के बर्तन, ठीक है, और उसके बाद में पत्थर के बाट, मुहर और मनके, तांबे, तांबे के उपकरण और लंबे ब्लेड पत्थर के, ये सारी चीज़ें जो मिली, इसके मिलने से पुरातत्वविदों ने अंदाज़ा लगाया कि कैसी वहाँ की सभ्यता रही होगी। इस नगर की विशेषता क्या थी? इस नगर की विशेषता बहुत बड़ी थी। जैसे कि इस नगर जो है वो बटा हुआ था। कैसा बटा हुआ था? पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। अब ये निचले इलाका और बड़ा होने का क्या कारण है? पश्चिमी हिस्सा का मतलब जो आज का आधुनिक पाकिस्तान है, वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, ठीक है। पूर्वी हिस्सा जो बड़ा था, जो निचले इलाके में था। निचले इलाके में होने का कारण देखिए, जहाँ भी इलाका बसता है, कम से कम प्राचीन या इतिहास में, तो वहाँ का सबसे बड़ा तंत्र होना है वहाँ की नदी। उस समय नदी कौन थी? इंडस नदी, ठीक है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर थी। तो धीरे धीरे जहाँ पर नदी या फिर पानी की व्यवस्था ज़्यादा होगी, वहाँ पर जो है इलाके बड़े होंगे। वहाँ पर और क्या चीज़ें मिली? चार दीवारी मिली, पकी हुई ईंटों की, यानी कि वहाँ पर ईंटों को पकाया भी जाता था, ठीक है। और मोहनजोदड़ो जैसे जो स्थान हमें मिले, उसमें तालाब मिला, और जिसे महान स्नानागार कहते हैं। ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल जिसमें किया गया था, तो ये सारी चीज़ें मिली। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि कौन कौन से स्थल हैं जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। तो एक तो हड़प्पा हो गया, कालीबंगा हो गया, राखी गढ़ी हो गया, लोथल हो गया, ठीक है, धौलावीरा, सुतकोरदा, चंदूहड़ो, ठीक है। उसके बाद में मोहनजोदड़ो, सोतकाको, ये सारे स्थल जो है वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थे। एक दो स्थान है, ज़्यादातर प्रश्न में यूपीएससी में तो सीधे प्रश्न नहीं पूछता कि यहाँ पर क्या चीज़ें मिली थी, लेकिन धीरे धीरे स्टैंडर्ड बदल रहा है। हो सकता है कि डायरेक्ट चीज़ें आपको मिलें। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले थे। कालीबंगा आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए राखी गढ़ी के नीचे जो है वो कालीबंगा है, और लोथल कहाँ है? ये गुजरात के बॉर्डर पे या फिर आधुनिक गुजरात में ही है। तो यहाँ पर जो है क्या मिले थे? अग्निकुंड मिले थे। संभवतः शायद यज्ञ होते होंगे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल में बड़े बड़े भंडार गृह मिलते थे, बड़े बड़े भंडार गृह। आप देखिए इसमें क्या एक आप ध्यान से देख सकते हैं हड़प्पा को। हड़प्पा देखिए रावी नदी पे है, और उसके बाद में मोहनजोदड़ो और लोथल। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, और लोथल जो है यहाँ भी नदी थी, यहाँ भी एक नदी है। वर्तमान में यहाँ कई नदियाँ बहती हैं, लूनी हो गया, मूसी हो गया। तो ये यहाँ पर क्या मिलते हैं? बड़े बड़े भंडार गृह मिलते थे, जहाँ पर अनाज रखे जाते थे। अब देखिए जहाँ नदी ज़्यादा है, जहाँ फसल ज़्यादा होती है, वहीं पर भंडार गृह दिख रहे हैं। तो आप इस मैप के सहारे जो है अपने इस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। आप ये देखिए मोहनजोदड़ो का ये महान स्नानागार है, यहाँ पर लोग नहाते थे या फिर जो भी था।
सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहाते थे। तो और क्या चीज़ें हमको उसमें मिलती हैं? भवन, नाले, सड़कें। सड़कें कैसे सॉरी भवन कैसे थे? 2 मंजिला भवन हमें मिलते हैं। और घर में भी जो घर हमको मिले हैं उसमें आंगन होते थे, 4 दीवारें होती थी, 4 कमरे होते थे, अलग-अलग आकार होता था। तो लगभग ये घर हमको वहाँ पर दिखाई पड़ता है। नाले भी होते थे। नाले कैसे होते थे? ढके हुए नाले होते थे। ठीक है? सावधानी से सीधी लाइन में बनाए जाते थे। तो ये एक प्रकार से बड़ी योजनाबद्ध तरीके से उनका निर्माण किया जाता था। सड़कें बनाई जाती थी, जो कि समकोण पर एक-दूसरे को काटती थी। तो बड़ा बेहतरीन जीवन था उनका। अब हम बात करेंगे कि वहाँ का नगरीय जीवन कैसा था। नगरीय जीवन की बात करें तो बड़ी हलचल रहा करती होगी, ऐसा लोग मानते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है हमें व्यापार के भी कुछ चीज़ें मिली हैं। व्यापार की कौन-सी चीज़ें मिली हैं? शासक लोग जो थे वहाँ के, जो भी सुप्रीम थे वहाँ पर, वो दूर-दूर जो है वो धातु, बहुमूल्य पत्थर, इन सारी चीज़ों को मँगवाते थे। ये धातु और पत्थर क्या चीज़ें थे? शायद वे लोग खूबसूरत मन को सोने चांदी, आभूषण, ये सारी चीज़ों को मँगवाते थे। उससे क्या होता था? उससे वे मुहर और भी जो चीज़ें लिखित पत्र, ये सारी चीज़ें बनाते थे। कुछ लोग वहाँ के शिल्पकार भी थे। स्त्री भी, पुरुष भी शिल्पकारी करते थे। ठीक है? लोग लंबी यात्राएँ करते थे। लंबी यात्राएँ करने का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। तो मोहनजोदड़ो की एक सड़क सीमा है। आप देखिए एक नाला है, एक कुआँ बना है, एक देखिए कुआँ है और भी सही चीज़ें हैं। एक मुहर है, ठीक है? उसके ऊपर चिन्ह है। ये सारी चीज़ें आपको चित्र में देख के मिल जाएगा। पत्थर के बाट थे, यानी कि मापन प्रणाली भी वहाँ पर थी। बाट आप यहाँ देख सकते हैं, सफ़ेद रंग में है। नए और नगर और नए शिल्प, पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ से मिली, उसमें पत्थर थे, शंख थे, तांबे के, कांसे के, सोने, चांदी आदि धातुएँ उसमें शामिल थी। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने, बर्तन, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिली। बाट भी मिले, फलक भी मिले। तो यानी कि उन लोगों को मापन प्रणाली जो है वो ठीक से पता थी। मुहर जो थी वो आयताकार थी। आप यहाँ देख सकते हैं आयताकार मुहर थी। तो यानी कि उनके पास एक एग्जैक्ट मापन जो था वो था, जो कि आज के समय में जैसे हम देख सकते हैं लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। जैसा कि हमने देखा कि उन लोगों ने कपड़े बनाना शुरू कर दिए थे, तो कपास की भी खेती होती थी। उसके बाद में कई अवशेष के रूप में हमें चांदी के फूलदान मिले हैं, जिसमें फूल तोड़ करके रखते थे लोग। ठीक है? और ये एक मूर्ति मिली है पकी हुई मिट्टी की, जिसे फेंस कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको उसमें देख सकते हैं। पत्थर को एक शिल्पकार होता था जो तराशता था, पत्थर को चमकाता था, ठीक है? उस पे पच्चीकारी करता था, चेहरा बनाता था, उसको आकर्षक बनाता था। कुल मिलाकर के मूर्ति को भी बनाता था। उसमें महिला, पुरुष शायद दोनों काम करते थे। एक शब्द आया था इसमें फेयंस। फेयंस क्या है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। कृत्रिम रूप से कैसे? बालू या स्फटिक पत्थरों को, चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक है? जिस पर बाद में चिकनाई चढ़ा दी जाती है और उस पर रंग चढ़ा दिया जाता है। तो एक प्रकार का किसी भी प्रकार का सांचा जैसा ढांचा बनाना और उसमें किसी चीज़ को डाल करके उसको बना देना, तो ये फेंस जैसी चीज़ें थी। इसमें क्या बनाते थे ये लोग? मनके बनाते थे, चूड़ियाँ, छोटे बर्तन, बाले, ये सारी चीज़ें इसमें बनाई जाती थी। कच्चे माल की खोज की अगर हम बात करें तो कच्चा माल किसानों द्वारा पैदा किया जाता था। कच्चे माल में कपास, जो कि कताई बुनाई कपड़ों के लिए काम में आता था। वहाँ पर तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, ये सारे पदार्थ जो है ये लोग आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे।
पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात भी ये लोग ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। तो यानी कि आज जो हम जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, उस समय अंतर्राष्ट्रीय नहीं था, लेकिन ये लोग अपनी आपूर्ति को पूरा करने के लिए आयात और निर्यात जो है वो करते थे। सोने का आयात करते थे, ठीक है, आधुनिक कर्नाटक से। बहुमूल्य पत्थर का आयात करते थे गुजरात से, ईरान और अफगानिस्तान से। तो ये लोग अपना सुविधा के अनुसार जो है वो आयात और निर्यात करते रहते थे। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन क्या था? नगरों में रहने वाले जो थे वो गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों आदि चीज़ें उगाते थे। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग जो है वो एक नई बात सामने आती है। अब हल के लिए इसमें भी कई प्रकार से आपको दिखेगा क्वेश्चन, एक आध बार ऐसे क्वेश्चन टेस्ट में आपको दिखेंगे। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी। बारिश कम होने की वजह से मिट्टी जो है वो कठोर हो जाती थी। मिट्टी के कठोर होने की वजह से उस मिट्टी को जोतना, उसको भुरभुरी करना ये काफ़ी आसान हो जाता था। इस परिणामस्वरूप हल का विकास हुआ। हल होने से क्या हुआ कि मिट्टी की खुदाई जो है वो ठीक से होने लगी, और अगर उसकी सिंचाई हो जाती समय से तो मिट्टी जो है वो फसलों का उत्पादन जो है वो बढ़ा देती थी। तो इस प्रकार जो है हल का एक महत्वपूर्ण योगदान है इन नगरों के विकास में। हड़प्पा के लोग भी गाय, भैंस, बकरी इन सबको पालते थे। उनके अपने तालाब थे, चारागाह थे, और मवेशी का झुंड जो है वो दूर तक जाता था। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे हम। कच्छ का इलाका है, उसके किनारे एक नगर बसा हुआ है, नाम क्या है? धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा नगर 3 भागों में बटा है। पहला, हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई हैं। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार हैं। इस नगर में एक खुला मैदान भी है। तो 3 अलग अलग जो है वो गेट बनाए गए हैं, जिसमें जिसकी जब खुदाई हुई तो पुरातत्वविदों को उसमें कई अवशेष मिले, कई पत्थर मिले, कई चीज़ें मिली, कई लकड़ी से जड़ा हुआ अभिलेख मिला, जो कि उन लोगों के बारे में हमें अच्छे ढंग से बात समझने में सहायता करता है। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी की एक उपनदी थी, जिसके किनारे बसा था लोथल। तो आपको ये नदी ध्यान रखना चाहिए, कभी भी ये सवाल स्पेसिफिक रूप से पूछ सकता है कि कौन सी नदी के किनारे लोथल था। तो साबरमती की एक उपनदी थी, उसके किनारे बसा था। यहाँ पर क्या होता था, जैसे कि बताया गुजरात से पत्थर जाता था, तो यहाँ से कीमती पत्थर यानी कि कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। पत्थर थे, शंख थे, धातु थी, कई चीज़ें थी जो यहाँ से ले जाते थे। करते क्या थे, उसका भंडार गृह से कई मुहर बनाते थे, मुद्रांकन करते थे, मुहरबंदी करते थे, और कई कामों को वो लोग करते थे। लोथल में एक बंदरगाह भी था, आप इस बंदरगाह को देख सकते हैं। कैसा बंदरगाह था? पक्का बंदरगाह था। यहाँ पर क्या होता था, माल चढ़ाया या उतारा जाता था। यहाँ पर जो है कई इमारत मिली हैं, कई मनके बनाने का काम होता था। ठीक है, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण भी तैयार किए जाते थे। एक जो है इसमें दिया गया है मुद्रा या मुहर, और मुद्रांकन या मुहरबंदी क्या होती है? मुहरों का प्रयोग जो है सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जो जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। अगर किसी को एक जगह से दूसरी जगह सामान, जैसे कि पोस्ट ऑफिस हम लोगों का काम करता है, पोस्ट काम करता है, उस पर मुहर लगी होती है। मुहर, तो इन लोगों का एक मुहर होता था। मुहर कैसे होती थी? गीली मिट्टी की पोत उसमें लगाई जाती थी। अगर वो मुहर उसी तरह बनी हुई है, इसका मतलब ये माना जाता था कि इसके साथ सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। अगर कोई उस मुहर को खोल दिया है या तोड़ दिया है तो ये माना जाता था कि इस सामान के साथ छेड़छाड़ हुई है। अब इन लोगों का अंत कैसा हुआ? अंत जो है वो इस बात को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोगों का मानना है कि इनका जो है अंत वो अलग अलग तरीके से हुआ। उसका मानना है कि सड़कों पर कचड़े ढेर बन गए थे, जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई थी, सड़कों पर झुग्गी घर बनाए जाने लगे थे। ठीक है, उसका मानना है कि जंगलों का विनाश हो गया था।
कुछ का मानना है कि नदियाँ जो है वो सूखने लगी थी, कुछ का मानना है कि चारागाह जो है वो और घास घास के मैदान वो धीरे धीरे समाप्त हो गए थे। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, बाढ़ आ गई थी। तो ऐसे कई जो है अलग अलग विद्वानों का अलग अलग जो है मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत इन कारणों से हुआ है। अगला चैप्टर जो आपका है वो अध्याय 5 क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। अब देखिए, इसमें एक कहानी है, पुस्तकालय में मेरी। ये देखिए एक फोटो है इसमें। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। पुस्तकालय, ठीक है। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था। वहाँ किताबों से भरे एक रैक थे, कोने में एक अलमारी थी, मोटी मोटी किताबें भरी हुई थी, ठीक है। तो शिक्षक ने उनको देखा, उसने शिक्षक को देखा, किताबों को देखा। उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई किताबें रखी थी। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? तो मेरी सोचने लगी भाई वेद क्या है। तो वेद क्या है ये देखते हैं। तो पहले आपने सुना भी हो इससे पहले कि वेद जो है वो चार, कौन से चार हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जिनमें से सबसे पुराना वेद जो है वो कौन सा है? वो ऋग्वेद है। क्यों ऋग्वेद है? क्योंकि इसकी रचना जो है वो 3500 साल पहले हुई थी, ठीक है। 3500 साल पहले हुई थी। इसमें क्या है इसकी विशेषता? इसमें 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, ठीक है, जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया है। इसमें कुछ देवी देवताएं हैं, उनके स्तुति के लिए ये सूक्त जो है रचे गए हैं। देवी देवता कौन से हैं? अग्नि है, इंद्र हैं, सोम हैं। तो ये सारे देवी देवता इसमें हैं। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष हैं, यानी कि महिलाओं की भूमिका बहुत कम है। प्रार्थनाओं की रचना हालांकि महिलाओं ने भी की थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे सभ्यता बढ़ेगी, महिलाओं को और शूद्रों को इन वेदों से दूर किया जाएगा। आप देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए कि कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। तो ऋग्वेद की भाषा जो है कैसी है? तो प्राक संस्कृत है, या फिर वैदिक संस्कृति जिसे कहते हैं, जो कि आम संस्कृत है, जो इस समय संस्कृत है उससे थोड़ा सा भिन्न है, ठीक है। संस्कृत और अन्य भाषाएं, कई भाषाएं हैं। संस्कृत भाषा का क्या परिवार है? संस्कृत भाषा का एक अलग परिवार है। भारत की कई भाषाएं हैं जो कि संस्कृत की ही भूमिका से बाहर निकलती हैं। जैसे असमिया है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है, सिंधी है, एशियाई भाषाएं हैं, फारसी, यूरोप की बहुत सारी भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रांसीसी। ये सारी परिवारें जो हैं, सॉरी भाषाएं जो हैं वो एक ही परिवार से निकली हुई हैं। तो इसके उदाहरण भी आप देख सकते हैं। जैसे मातृ शब्द है, संस्कृत का शब्द है। माँ हिंदी का शब्द है। मदर अंग्रेजी का शब्द है। तो इसी प्रकार से एक पूरे उपमहाद्वीप में, एक महाद्वीप में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनकी शुरुआत जो है वो संस्कृत से ही होती है, ऐसा इनका मानना है। उपमहाद्वीप में दूसरे परिवारों की भाषाएं भी बोली जाती हैं। कौन से परिवार की? पूर्वोत्तर प्रदेश की। कौन सी परिवार हैं ये लोग? तिब्बत बर्मा परिवार है। ये कैसी भाषाएं बोलते हैं? ये तिब्बती भाषा बोलते हैं। इसमें और भी लोग शामिल होते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ परिवार। ये सारी भाषाएं जो हैं इनका एक उपखंड है, ठीक है। झारखंड के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं हैं, जिसे ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं भी कहते हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था। शुरू में क्या हुआ कि ऋग्वेद जो है वो एक गुरु कुछ शिष्यों को सुनाता था और शिष्य उसको याद कर लेते थे। लेकिन ये परंपरा धीरे धीरे चलते चलते जो है वो कमज़ोर होने लगी। अब क्या हुआ, कई सदियों के बाद जो हुआ कि इन ऋग्वेद की ऋचाओं को या रचनाओं को या सूक्तों को छापा जाने लगा। छापने का काम शुरू हुआ। मुश्किल से 200 साल पहले हुआ, बहुत पहले की नहीं बात है। इसके पहले लोग रटते ही थे। तो इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? तो इतिहासकार जब भी ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं तो वो सूक्त के वार्तालाप से करते हैं। ऋग्वेद में क्या है कि वार्तालाप है। किसका वार्तालाप है? विश्वामित्र का। विश्वामित्र कौन है? एक ऋषि थे। और दूसरा व्यक्ति कौन है?
देवी हैं। और वो देवी कौन है? नदी हैं। नदियों में दो नदी इसमें आती है, ब्यास और सतलुज के बीच का यह संवाद है। एक तरफ ऋषि विश्वामित्र हैं, दूसरी तरफ ब्यास और सतलुज नदी हैं। जैसा कि आप अगर थोड़ा बहुत भूगोल पढ़ते हो तो आप जानते होंगे कि ब्यास नदी जो है वो सहायक नदी है किसकी? सतलुज नदी की। तो इन दोनों नदियों का ऋषि विश्वामित्र के साथ संवाद ही इसमें किया गया है। ये जो वेदों का लेखन हुआ वो किस पे हुआ? भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा गया। कहाँ लिखा गया? पांडुलिपि कश्मीर में लिखी गई ये चीज़ें। लगभग 150 वर्ष पहले इनको पहली बार जो है छापा गया। अब जैसा कि हमने बताया कि विश्वामित्र और नदियों के बीच का संवाद है, तो नदियाँ विश्वामित्र से पूछती हैं या विश्वामित्र नदी से कहते हैं कि हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तुली घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। तब नदियाँ जो है वो कुल मिलाकर के नदियों के लाने का एक रास्ता है। वेदों की शुरुआत जो है वो धीरे धीरे व्यवस्था को कैसे बनाया जाए इसकी 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 जो है बुनियाद रखती है। तो विश्वामित्र और नदियों का एक संवाद है, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। मवेशी, घोड़े और रथ, इनका क्या इस्तेमाल था? मवेशियों का इस्तेमाल तो आप सीख गए होंगे, दूध निकालने के लिए, मांस खाने के लिए, ये सारी चीज़ें थी। और अपने साथ कृषि पालन, पशुपालन करने के लिए या फिर कृषक को उसका यूज़ करने के लिए, हल चलाने के लिए, ये सारी चीज़ें थी। अब घोड़े और रथ जो है वो कैसे इन लोगों के संपर्क में आए? तो होता क्या था ना कि ऋग्वेद में जो भी लड़ाइयाँ हुई, खास करके ऋग्वेद के समय में जो भी लड़ाइयाँ लिखी गई हैं वो मवेशियों को लेकर के हुई हैं। मवेशियों को लोग जो है वो अपने बच्चों से भी अधिक प्यार करते थे। बच्चों से अधिक का मतलब कि सारा जीवन यापन जो है वो मवेशियों से होता था। मवेशियों पर लोग निर्भर थे। उनके लिए जो है लड़ाई भी होती थी। वो लड़ाई जो है वो घोड़ों की लड़ाई होने लगी। घोड़ों को लेकर के, रथ को लेकर के, ये सारी लड़ाइयाँ जो है वो शुरू हुई थी। अब धीरे धीरे जमीन के लिए भी लड़ाई लड़ी जाने लगी, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति इस अस्थायी होने लगा उसका लालच जो है वो बढ़ने लगा और धीरे धीरे वो लड़ाई जमीन को लेकर के, चारागाह को लेकर के होने लगी, मवेशियों को लेकर होने लगी, पानी के स्रोतों को लेकर के होने लगी और भी कई ऐसी चीज़ें थी जिनको लेकर के लड़ाइयाँ होने लगी। युद्ध में जो भी जीतता था, जो भी पक्ष जीतता था, उस धन को लाता था, सरदार के सामने रखता था। उसका कुछ हिस्सा जो है वो पुरोहित को दे दिया जाता था, कुछ हिस्सा सरदार रख लेता था और बाकी जो बचता था उसको और लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन का यज्ञ के लिए भी प्रयोग होता था। यज्ञ में ये यज्ञ करते थे, यज्ञ में आहुति देते थे, देवी देवताओं को खुश करते थे और उनमें अनाज, घी, कभी कभी जानवरों की भी आहुति दे दी जाती थी। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे चलती लगी। जब युद्ध की परंपरा शुरू हुई तो कुछ लोग जो है वो अस्थाई सेना, उस समय अस्थाई सेना नहीं थी लेकिन अस्थाई सेना रखने के बारे में सोचने लगे। उस समय सेना कैसी थी? जब भी युद्ध होता था लोग स्वयं जा कर के पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये प्रक्रिया बदलती है। आगे हम देखते हैं। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द थे, कुछ कुछ शब्द थे जो लोगों के काम की विशेषता बताते थे। ऋग्वेद में भी इन चीज़ों का वर्णन किया गया है। भाषा, काम, परिवार, समुदाय, निवास, सांस्कृतिक परंपरा, ये सारी जो है इन सब के आधार पर लोगों की जो है विशेषता बताई जाती थी। जो पुरोहित होता था उसे कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था, जिसका काम होता था यज्ञ कराना, अनुष्ठान कराना। दूसरे लोग थे राजा, जो कि अनुष्ठान करते थे या करवाते थे। ये राजा वैसे नहीं थे जैसे कि हम मुगल काल या दूसरे काल में हम देखते हैं। ये राजा जो थे ना तो बड़े बड़े महल में रहते थे, ना तो इनके पास कोई बड़ी सेना थी। बस इनका काम ये था कि ये लोग जो है जब भी संगठित होकर के कोई भी कुनबा या कोई भी समाज के ऊपर अटैक करते थे और उससे धन लूट करके अपने में बांट लेते थे। एक समूह था, एक कबीला था। तो ना ही इनका कोई वंशज था, न कोई इनका बेटा राजा बनता था। तो ये लोग
अपने ऊपर डिपेंड थे। जनता और पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था। पहला शब्द था जन, जन का मतलब बहुत सारे लोग। दूसरा शब्द था विष, विष यानी वैश्य, जो कि वैश्य शब्द से निकला है। तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होते थे बहुत ज़्यादा। ऋग्वेद में भी ये दोनों शब्दों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम कई बार मिलते हैं। उदाहरण के लिए हमें पुरजन मिलता है, विष मिलता है, भरत जन मिलता है, विष मिलता है, यदुजन। ठीक है, ये सारे जो हैं हमको बार बार ऋग्वेद में मिलते हैं, इसका उल्लेख मिलता है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वह कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को मतलब जो इनकी रचनाओं को नहीं मानते थे उनको दास कहते थे या दस्यु कहते थे। दस्यु कौन लोग थे? जो यज्ञ नहीं करते थे, जो शायद दूसरी भाषा भी बोलते थे। जो बाद में इन जो ये जो दास शब्द है, दस्यु शब्द है, इसमें जो है ऐसे लोग शामिल होने लगे जो समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग थे। उदाहरण के लिए जैसे स्त्री जो है, स्त्री को भी शामिल कर दिया गया। दास गुलाम हो गए, जो कि बाद में यही दास जो है वो शूद्र की श्रेणी में आ गए। तो इन्हें बंदी बनाया जाने लगा, बंदी बना करके इनसे जबरन काम करवाया जाने लगा। तो ये जो चीज़ें थी, यानी कि जो लोग ऋग्वेद को नहीं मानते थे उस समय दूसरी भाषाएं बोलते थे और उसके बाद में यज्ञ नहीं करते थे और इन लोगों को छोटा माना जाने लगा। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। अब देखिए, एक प्रहरी की ड्यूटी होता है जो महापाषाण होता है। महापाषाण एक निर्जीव चीज है, एक शिलाखंड है। महापाषाण कई आकार हैं, एक छोटा हो सकता है, एक बहुत छोटा हो सकता है। पत्थर कपड़े फिर उसके बाद छोटा पत्थर लगाया जाता था, फिर उसके बाद और छोटा पत्थर लगाया जाता था। उससे क्या होता था कि जब भी उस समय के लोग मरते थे तो उन लोगों को किसी तरीके से उसी एक कब्र में डालने की कोशिश की जाती थी। उदाहरण इसके कई मिलते हैं, दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में, कश्मीर में। तो पत्थरों को हटा दिया जाता था और उसमें फिर दूसरी मृतक व्यक्ति को डाल दिया जाता था। आप इस चित्र को देख सकते हैं कि सबसे बाहर जो है वो सबसे बड़ा पत्थर लगाया गया है, फिर सेकंड लेवल पे उससे छोटा पत्थर लगाया गया है, थर्ड लेवल पे सबसे छोटा पत्थर लगाया गया है और बीच में ये व्यक्ति को जहाँ पर रखा जाता है मरने के बाद, जहाँ पर डाला जाता है वो बनाया गया है। जब भी कोई दूसरे व्यक्ति की मृत्यु होती है इस परिवार की, तो ये बड़े पत्थर को हटा दिया जाता था और एक आदमी इसमें घुस करके मरे हुए व्यक्ति को इसमें दफना देता था। और ऐसे होता था कि कई बार हमको पुरातत्वविदों को ऐसे उदाहरण मिले हैं कि एक ही कब्र से कई लोगों की हड्डियां हमें बरामद हुई हैं, कई लोगों की हड्डियां जो है वो मिली हैं। तो ये सारी चीज़ें भी होती थी। लोहे के औजार, हथियार थे, हथियार बनाए जाने लगे, घोड़ों के कंकाल, सामान, पत्थर और सोने के गहने, ये सारी चीज़ें भी हमें उसमें मिलती थी कब्रों में। उसमें आपको कुल्हाड़ी मिलती थी, कटार मिलती थी। आप ये सारी चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं, चित्र में बनी हुई हैं। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। लोगों की सामाजिक असमानताएं क्या थी? पहली चीज़, कभी-कभी एक कब्र की तुलना में दूसरे कब्र में ज़्यादा सामान मिलता था। जैसे कोई व्यक्ति संपन्न है, अमीर है, तो उसके एक बकरी की बजाय 4 बकरी डाल दिया। कुछ और भी सामान खाने-पीने की चीज़ें डाल दी। जबकि कोई दूसरा व्यक्ति गरीब है, तो उसको जो है उसमें एक ही बकरी डाला या फिर कोई जानवर, छोटा जानवर डाल दिया। तो ऐसे में ये पता चलता है कि वहाँ पर जो है कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे। जब बड़े सरदार या दूसरे लोग मरते होंगे तो उनके कब्र में बहुत सारी चीज़ें रख दी जाती होंगी। कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। तो वही चीज़ें मरने के बाद जो है वो रास्ता होता था और उस परिवार के लोगों को उसी कब्रगाह में डाल दिया जाता था। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र जो है मिली है। भीमा की एक सहायक नदी है,
जो कि घोड़ के किनारे की एक जगह है, जो लगभग 3600 से 2700 साल पहले लोग जहाँ रहते थे, वहाँ पर ये चीज़ें मिली हैं। यहाँ पर एक गड्ढा है, वहाँ पर सीधा दफनाया गया है व्यक्ति को, सिर उसका उत्तर की ओर है और कई बार उसे घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ये भी चीज़ें हमें मिली हैं। तो 5 कमरे वाला मकान था, आंगन में पता चला दफनाए हुए हैं। कंकालों का अध्ययन क्या बताता है हमको? कंकालों का अध्ययन बताता है कि धीरे धीरे हम लोग अपने में फ़र्क, मनुष्यता में फ़र्क, मानव की बॉडी में कैसे कैसे चेंज आया, इसको हम उसके अध्ययन से सीख सकते हैं। कंकालों को पहचानने का तरीका है कि कौन सा कंकाल महिला का है, कौन सा पुरुष का है। हालांकि जब बच्चे होते हैं तो उनके कंकाल को पहचानना बहुत मुश्किल है, लेकिन महिला और पुरुष को के कंकाल को पहचानने का तरीका एक नया है कि कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका है कि उसकी हड्डियों की जांच की जाए। हड्डियों में जांच में क्या पता चलेगा? क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या फिर कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। तो ऐसे में ये पता कर लिया जाता था कि कौन सी कब्र महिलाओं की है और कौन सी कब्र पुरुषों की है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम से किताब लिखी थी, चिकित्सा पर। ठीक है, वे कहते हैं कि मनुष्य जो है, मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, जबकि आज जो है वैज्ञानिक जो आविष्कार हुए, जब जो भी हुई, तो हमें पता चला कि सिर्फ 206 हड्डियां होती हैं। तो हम उन्हें गलत नहीं कहते हैं, बल्कि हम चरक जो है, हम ये मान के चलते हैं कि चरक ने संभवतः दांत को भी हड्डियों के रूप में गिन लिया, और ऐसे में उसकी संख्या जो है वो 360 और ऐसी कई चीज़ों को बनाया है। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे क्या थे? इनाम गांव जो है वो सबसे पहला गांव है। शुरुआत में ही पहले चैप्टर में ही ये चीज़ें बताई गई थी। इनाम जो है पहला गांव है। तो यहाँ पर काम क्या थे? काम क्या थे? पुरातत्वविदों ने ऐसा माना कि ये लोग क्या काम करते थे? गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल, ये सब वहाँ जा कर के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। तो ये मानते थे कि ये लोग जानवरों को भी खाते थे और ये फसल जो बोते थे इसका भी काम करते थे। ठीक है, इनके साथ साथ पालन करने वाले कौन कौन से जीव थे? गाय पालते थे, भैंस थी, ठीक है, बैल थे, बकरी थी, भेड़ थी, कुत्ता था, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली की कई हड्डियाँ मिली हैं। तो ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं, बेर, आंवला, जामुन, खजूर। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को ये लोग समझते थे, जानते थे। ये सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे ये इसका विकास हुआ।